नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों की और सबसे पहले उस खबर की बात जिस पर पूरे देश की नजर थी। जी हां, बिहार में नीतीश कुमार ने आखिरकार विश्वास मत जीत लिया है। विधानसभा में नीतीश कुमार ने बहुमत साबित किया है। नीतीश कुमार के पक्ष में 129 वोट पड़े, एनडीए सरकार के पक्ष में 129 वोट पड़े। फ्लोर टेस्ट के पास हुई नीतीश सरकार। फ्लोर टेस्ट के दौरान विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। हालांकि इससे पहले ये माना जा रहा था, जब विधायकों की बैठक हुई थी उस समय खेला होने की उम्मीद थी, लेकिन जब विश्वास मत साबित नीतीश कुमार ने कर दिया तो उस पर भी विराम लग गया। हालांकि वो बात अलग है कि विपक्ष ने हंगामा जरूर किया। जब विश्वास मत साबित कर रहे थे नीतीश कुमार, उस दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। तब नीतीश कुमार ने कहा कि आप वोटिंग ही करा लीजिए क्योंकि ये लोग मुझे बोलने नहीं देंगे। लेकिन आखिरकार बिहार में नीतीश कुमार ने विश्वास मत जीत लिया है। विधानसभा में नीतीश कुमार ने बहुमत साबित कर दिया। आज नीतीश कुमार के पक्ष में 129 वोट पड़े तो वहीं एनडीए सरकार के पक्ष में 129 वोट पड़े हैं। फ्लोर टेस्ट में आखिरकार नीतीश सरकार पास हो गई है। फ्लोर टेस्ट के दौरान विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया। वहीं सोनिया गांधी हो सकती हैं राजस्थान से राज्यसभा सदस्य। जी हां, सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा सदस्य बनाने की सिफारिश की गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सिफारिश भेजी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सोनिया गांधी से आग्रह भी किया गया है। राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार बनने का आग्रह सोनिया गांधी से किया गया है। हालांकि मध्य प्रदेश से भी आग्रह किया गया है। जीतू पटवारी ने इस बात को क्लियर कर दिया था, लेकिन सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हो सकती हैं, इसकी पूरी संभावना जताई जा रही है। सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा सदस्य बनाने की सिफारिश की गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सिफारिश भेज दी है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी से आग्रह किया गया है। राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार बनने का आग्रह सोनिया गांधी से किया गया, लेकिन सवाल ये भी है कि राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी बनती हैं तो फिर रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि रायबरेली से सांसद है सोनिया गांधी। अब ऐसे में देखना ये होगा कि राज्यसभा सदस्य बनने के बाद रायबरेली से कांग्रेस पार्टी किस पर विश्वास जताती है। क्या प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया जाएगा या फिर कोई अन्य पार्टी का सदस्य होगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस पार्टी और विधायकी दोनों से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को उन्होंने इस्तीफा अपना सौंप दिया है। इस्तीफे के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए अशोक चव्हाण ने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, किसी से कोई मांग नहीं रखी है। मेरी अभी किसी पार्टी से कोई बात नहीं हुई है, मेरा किसी से मनमुटाव नहीं है। कल तक स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि बीजेपी का दामन वो थामेंगे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को कहा कि वो भी बीजेपी में आ रहे हैं। हालांकि अशोक चव्हाण की तरफ से अभी साफ इस बात को नहीं कहा गया है, लेकिन ये संभावनाएं हैं। पूर्व सीएम यानी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सवाल लगातार ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं और अन्य पार्टियों में जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या अशोक चव्हाण का जाना पार्टी के लिए फायदा हो सकता है, क्योंकि अगर पुराने जाएंगे तो फिर नयों को मौका मिल सकता है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि जब अशोक चव्हाण ने पार्टी को छोड़ा है तो एक वोट बैंक क्या वो अपने साथ लेकर गए हैं। क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इससे कोई नुकसान हो सकता है या नहीं, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। इस्तीफे के बाद मीडिया से रूबरू वो हुए, अपनी बात उन्होंने मीडिया के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन किसी से कोई मांग नहीं रखी है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा जिसने पार्टी को छोड़ा तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा था, अनसुना किया जा रहा था, अनदेखी की जा रही थी, और यही वजह सभी ने बताई। लेकिन यहाँ पर अशोक चव्हाण ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, बल्कि ये कहा है उन्होंने मीडिया से कि किसी से कोई मांग नहीं रखी है, मेरी अभी किसी पार्टी से कोई बात नहीं हुई है, मेरा किसी से कोई मनमुटाव नहीं है। कल तक स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर किसी से मनमुटाव नहीं है तो फिर क्यों पार्टी छोड़ी। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज रहे उदयपुर दौरे पर। नितिन गडकरी ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 17 सड़क परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। लोकार्पण शिलान्यास के बाद आम सभा को उन्होंने संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद रहे।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी समेत कई मंत्री और विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे। करोड़ों की सौगात नितिन गडकरी की तरफ से दी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उदयपुर के दौरे पर रहे। हालांकि उनके दौरे को लेकर पहले ही तैयारी की जा चुकी थी। नितिन गडकरी ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज किया है। 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 17 सड़क परियोजना है जिनका लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है। लोकार्पण शिलान्यास के बाद आम सभा को उन्होंने संबोधित किया, लेकिन खास बात उनके संबोधन में ये रहती है कि क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, बल्कि वो जो काम करते हैं उन्हीं बातों का जिक्र वो करते हैं, क्योंकि वो लगातार इस बात को कहते हैं कि मेरा फोकस ये रहता है कि कमिटमेंट जो मैं करता हूं उस कमिटमेंट को तय समय पर पूरा भी कर लूं। क्योंकि जब वो मीटिंग लेते हैं अधिकारियों के साथ, अक्सर यही कहा जाता है कि वो डेडलाइन जानते हैं कि कब तक ये कार्य पूरा कर दे दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यही है कि कार्य पर वो फोकस करते हैं और देश में लगातार जब चर्चा कार्यों की होती है तो फिर नितिन गडकरी का नाम सामने आता है। हालांकि आज के शिलान्यास लोकार्पण की बात की जाए तो मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसके साथ साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। राजस्थान में कनिष्ठ सहायक के 3552 पदों पर भर्ती होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2788 और अनुसूचित क्षेत्र के 764 पद इसमें शामिल हैं। लेखानुदान में मुख्यमंत्री ने, हालांकि वित्त मंत्री की तरफ से घोषणा की गई थी 70,000 नौकरी की। घोषणा के बाद कनिष्ठ सहायक पहली भर्ती की घोषणा। बजट में प्रत्येक संभाग में रोजगार मेलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में कैंपस प्लेसमेंट जैसी घोषणाएं भी की गई। तो देखिए, राजस्थान में कनिष्ठ सहायक के 3552 पदों पर भर्ती होगी। हालांकि लेखानुदान में आपने देखा था 70,000 नौकरियों की घोषणा वित्त मंत्री दिया कुमारी की तरफ से की गई थी। अब वो कैसे चरितार्थ होगी उस पर भी कार्य हो रहा है। और इसी कड़ी में ये बेहद महत्वपूर्ण कि कनिष्ठ सहायक के 3552 पदों पर भर्तियां होंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2788 और अनुसूचित क्षेत्र के 764 पद इसमें शामिल हैं। लेखानुदान में जिस तरीके से घोषणा की गई थी, वाकई में युवाओं के लिए अच्छी खबर। घोषणा के बाद कनिष्ठ सहायक भर्ती पहली भर्ती की घोषणा। बजट में प्रत्येक संभाग में रोजगार मेलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में कैंपस प्लेसमेंट जैसी घोषणाएं भी की गई हैं। और देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है और इसी कड़ी में बीजेपी की ग्राम परिक्रमा यात्रा का आज से आगाज हुआ है, जिसकी तैयारी चल रही थी बीते दिनों से। राजस्थान बीजेपी के 44 संगठनात्मक जिलों में ये यात्रा जाएगी। 11,000 ग्राम पंचायतों सहित वार्डों में निकाली जाएगी ग्राम परिक्रमा यात्रा, जिसकी जिम्मेदारी भी अलग अलग तय की गई है। देश के 2 लाख गांवों तक जाएगी ग्राम परिक्रमा यात्रा। यात्रा के माध्यम से गांवों में किसान मजदूर लगाएंगे चौपाल। मोदी सरकार की किसान हितैषी गारंटी योजनाओं पर चर्चा होगी। डोर टू डोर अभियान चलाकर योजनाओं के पत्रक वितरित किए जाएंगे। पूरे अभियान की प्रदेश स्तर पर मॉनिटरिंग भी की जाएगी कि कितनी सफलता इसमें मिल रही है। रिपोर्ट राष्ट्रीय संगठन को भेजी जाएगी। यात्रा में मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय मंत्री, सांसद, प्रदेश के मंत्री, स्थानीय विधायक रहेंगे मौजूद। हालांकि इस तरह की स्ट्रेटेजी भाजपा पहले भी अपना चुकी है, उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि जब किसान आंदोलन था उस दौरान भी किसानों को कन्विंस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ही संपर्क किया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन ऐसे में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण रणनीति भारतीय जनता पार्टी की ग्राम परिक्रमा यात्रा का आगाज आज से कर दिया गया है। राजस्थान बीजेपी के 44 संगठनात्मक जिलों में ये यात्रा जाएगी। 11,000 ग्राम पंचायतों सहित वार्डों में निकाली जाएगी ग्राम परिक्रमा यात्रा। चौपाल लगाई जाएंगी, लोगों से संवाद किया जाएगा, संबोधित किया जाएगा और साथ ही साथ केंद्र की जो योजनाएं हैं किसानों के हितों में उसके बारे में बताया जाएगा, जिससे कि अगर नाराजगी भी है तो फिर वो दूर हो जाए। यात्रा के माध्यम से गाँव में किसान मजदूर चौपाल लगाएंगे। मोदी सरकार की किसान हितैषी गारंटी योजनाओं पर चर्चा होगी। डोर टू डोर अभियान चलाकर योजनाओं के पत्रक वितरित किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अब बूथों पर फोकस किया जा रहा है, माइक्रो लेवल पर कैसे हर एक बूथ को जीता जाए, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा लेकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि अकेले बीजेपी 370 का लक्ष्य, एनडीए 400 पार, लेकिन वो होगा कैसे? माइक्रो लेवल पर बूथ जीतने की स्ट्रैटेजी है और इसलिए इस तरीके से अब गांव पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। क्योंकि शहरों में अपार समर्थन के बाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा जो चुनौती रहती है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, ऐसे में इस बार ग्रामीण क्षेत्र पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है और इसी कड़ी में ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण।
किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान से केंद्र अलर्ट है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने कीलें बिछाई है, स्ट्रैटेजी अपनाई है। NH 69 सिरसा चंडीगढ़ स्टेट हाईवे और विभिन्न संपर्क मार्गों पर कीलें डाली गई है। हरियाणा के सिरसा सहित 7 जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है। MSP को लागू नहीं करने सहित अन्य मांगों को लेकर किसानों का ये दिल्ली कूच है। दरअसल MSP पर कानूनी गारंटी चाहते हैं किसान और इसके अलावा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग वो कर रहे हैं। ये 2 महत्वपूर्ण मांगे हैं किसानों की। इससे पहले भी जब उन्होंने आंदोलन किया था तो यही प्रमुख मांगे थी, लेकिन इसके अलावा भी मांग ये भी है कि जब प्रदर्शन के दौरान, आंदोलन के दौरान जो किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे उसको भी वापस लिया जाए। एक बार फिर से आंदोलन की राह पर किसान नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार भी अलर्ट है और इसी कड़ी में प्रशासन ने अपनी तैयारी भी पूरी कर ली है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कुछ करने की तैयारी किसानों की है। 13 तारीख को आह्वान किया गया है किसानों की तरफ से और इसलिए बॉर्डर पर भी सख्ती को बढ़ा दिया गया है। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान से केंद्र अलर्ट है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने कीलें बिछाई है, बैरिकेडिंग कर दी है। NH 69 सिरसा चंडीगढ़ स्टेट हाईवे पर विभिन्न संपर्क मार्गों पर कीलें डाली गई हैं। हरियाणा के सिरसा सहित 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया, मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कोई सही तरीका नहीं है। बयानबाजी तो ये भी हुई कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, दरअसल वो किसान नहीं है, ऐसा भी पार्टी की तरफ से कुछ लोगों ने कहा है। हालांकि धारा 144 लागू कर दी गई है। MSP को लागू नहीं करने सहित अन्य मांगों को लेकर किसानों का ये दिल्ली कूच है। और देखिए, पाकिस्तान में किसकी बनेगी सरकार, ये सवाल और ये संशय लगातार बना हुआ है। बेशक चुनाव हो गए हैं, लेकिन फिर भी सवाल अन्य देश भी उठा रहे हैं वहां की कार्यप्रणाली पर। वो इसलिए क्योंकि नवाज शरीफ और बिलावल ने सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाया है, लेकिन धांधली का आरोप यहां पर लग रहा है सेना के दखल के बाद। दोनों दलों के बीच सैद्धांतिक हालांकि सहमति बन गई है। देश की मौजूदा स्थिति और राजनीतिक सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई है। राजनीतिक स्थिरता के लिए संघीय सरकार बनाने पर सहमति बनी है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव के लिए मतदान हुआ था। इमरान खान की पार्टी PTI ने सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा 93 सीटों पर हासिल जीत की। नवाज शरीफ की पार्टी PMLN को 79 सीटें और PPP को मिली हैं 54 सीटें। पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए कम से कम 133 सीटों की दरकार है, लेकिन वहां जिस तरीके से इमरान खान की PTI के जो समर्थक निर्दलीय तौर पर उतरे थे, उनको जिस तरीके से समर्थन जनता का मिला है, उससे एक बात तो साफ है कि इमरान खान की लोकप्रियता घटी नहीं है। कार्रवाई के बावजूद भी वहां की जनता अभी भी उनका साथ दे रही है। लेकिन किसकी बनेगी सरकार, वहां पर हाथ तो 2 दलों ने मिला लिया है। नवाज शरीफ की पार्टी और बिलावल ने सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाया है, लेकिन दोनों दलों के बीच जो सैद्धांतिक सहमति बनी है उसके बाद भी पशुपेश की स्थिति है। देश की मौजूदा स्थिति और राजनीतिक सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई है दोनों के बीच में। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर तस्वीर साफ होना बाकी है। राजनीतिक स्थिरता के लिए संघीय सरकार बनाने पर सहमति बनी है। पाकिस्तान में आपको बता दें कि 8 फरवरी को आम चुनाव के लिए मतदान हुआ था, आपको याद होगा। इमरान खान की पार्टी PTI ने सबसे ज्यादा 93 सीटों पर हासिल जीत की है। बेशक ये दोनों दल साथ आ गए हैं, लेकिन PTI की तरफ से, गौहर खान की तरफ से ये कहा है, PTI के गौहर खान, उन्होंने ये कहा है कि हम किसी भी दल में शामिल नहीं होंगे, बल्कि हम विपक्ष में ही बैठेंगे और मजबूत विपक्ष के तौर पर आवाज उठाएंगे और जनता को बताएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। नवाज शरीफ की पार्टी PMLN को 79 सीटें मिली है, तो वही PPP को 54 सीटें मिली है। वो भी ऐसा कहा जा रहा है कि ये भी जो स्कोर सामने आया है, जो सीटें दिखाई जा रही है, वो भी सत्ता के दखल, वो भी सेना के दखल के बाद हुई है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सेना के दखल के बाद परिणामों में छेड़छाड़ हुई है, इसलिए ये आंकड़ा सामने आया है, वरना आंकड़ा कुछ और भी हो सकता था। पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए कम से कम 133 सीटों की दरकार है, तब जाकर किसी की सरकार बनेगी। लोक देवता बाबा रामदेव का माघ मेला। रूणीचा धाम रामदेवरा में गूंज रहे बाबा के जयकारे। आज सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बाबा के दरबार में। बाबा की समाधि के दर्शन कर अमन चैन खुशहाली की कामना श्रद्धालु कर रहे हैं। देश सहित विदेश से भी भक्त पहुंच रहे हैं बाबा के दरबार में। कलयुग में कृष्ण के अवतार माने जाते हैं लोक देवता बाबा रामदेव, जिनमें जन जन की आस्था है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं उनकी समाधि के दर्शन करने के लिए। लोक देवता बाबा रामदेव का माघ मेला। रूणीचा धाम रामदेवरा में गूंज रहे हैं बाबा के जयकारे। आज सुबह से ही श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं, बाबा की समाधि के दर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ अमन चैन खुशहाली की कामना भी कर रहे हैं।
देश ही नहीं, लेकिन बड़ी बात यह है कि विदेश से भी भक्त बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। कलयुग में कृष्ण के अवतार माने जाते हैं लोक देवता बाबा रामदेव।